ठीक है, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। उसका क्या वो कर दिया Zoom को? ओके चलो। अलग से मतलब और क्या मिल रहा था? चलो हम लोग ना, अच्छा पहली बात तो क्या हालचाल सबके? ये मुझे कुछ कुछ देखे देखे लग रहे हैं, है ना? और ये भी देखी हुई, बाकी सब लोग है ना, पहले हम लोग मिल चुके हैं। ठीक है चलो। क्या हालचाल भाई? अकेला क्यों बैठा है? एक और था ना तेरे साथ में कोई, तो वो का है ऐसा? चलो हम लोग ना आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सीएस एग्जीक्यूटिव के सेकेंड ग्रुप का पहला पेपर। पेपर 5 है आप लोगों का, विच इज कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ। ठीक है। अब देखो कुछ लोग तो मुझे जानते हैं, पर कुछ लोगों के लिए मैं एकदम नई हूं अभी, तो मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, ज्यादा की जरूरत नहीं है, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे खुद समझ में आ जाएगा। मेरा नाम है नितिशा कसेरा, आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी। मैं को फाउंडर हूं प्रो विद्या की, एंड हम लोग पिछले 23 इयर्स से मैं लॉ सब्जेक्ट्स पढ़ा रही हूँ। लॉ मेरी कोर कॉम्पिटेंसी है, मतलब प्रैक्टिकल से ज्यादा मुझे यही पसंद है। एंड लॉ पेपर्स में ना मजा इस बात का होता है कि रटने की बजाय अगर आप इसको लॉजिकली समझो तो आपको ये पेपर पढ़ने में मजा आता है। हमारा हमेशा से इंटेंशन यही रहेगा थ्रू आउट द पेपर कि हम लोग पढ़ेंगे, पर एकदम सीरियसली बैठ के नहीं पढ़ना है, यहाँ पे तपस्या करने नहीं बैठ जाना है। हम लोग पढ़ेंगे लेकिन बीच बीच में थोड़ा थोड़ा चलता भी रहेगा, मस्ती मजाक एवरीथिंग, बट सिर्फ उतना जितना मैं करवाऊंगी, अपनी तरफ से अलग से मस्ती करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हम लोग आज से जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ का आपका सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट बाकी सारे सब्जेक्ट्स की तरह वही 100 मार्क्स का पेपर है। 100 मार्क्स को इन्होंने 2 पार्ट्स में बांटा है। कैपिटल मार्केट आप लोगों के लिए पार्ट 1 होता है और सिक्योरिटी लॉ आप लोगों के लिए होता है पार्ट 2। एंड 1 वाला पार्ट अब की बार है यहाँ पर 40 मार्क्स का और 2 वाला है 60 मार्क्स का। नॉर्मली ना उल्टा होता है, 1 वाले का वेटेज ज्यादा होता है, 2 वाले का कम। इन्होंने अब की बार कुछ नया किया है। कैपिटल मार्केट का पार्ट 1 जो है दैट इज 40 मार्क्स का, एंड पार्ट 2 जो है वो है 60 मार्क्स का। तो ये तो पक्का है कि दोनों पार्ट्स मिलाकर 100 मार्क्स का पेपर आने वाला है। ठीक है। इस सब्जेक्ट के बारे में ना स्टार्ट करने से पहले मैं एक बारी प्रिसाइजली कुछ बता दूं। कंपनी लॉ नाम सुना है? थोड़ा बहुत शायद कहीं बचपन में पढ़ा भी होगा, है ना? पार्टनरशिप ये सब नाम सुने हुए हैं, थोड़े थोड़े से पढ़े हुए भी हैं। हम लोग अब जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, इसमें जितने नाम अब तुम लोग सुनने वाले हो, ये सब बातें तुमने केवल मूवीज में, सीरीज में, या कहीं न्यूज़पेपर में, या कभी कोई हल्ले गुल्ले में सुना होगा। वही सारी चीजें अब हमको यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है। जैसे स्टॉक एक्सचेंज सुना है, स्टॉक ब्रोकर सुना है, हर्षद मेहता सुना है, बस वही सारी चीजें। हर्षद मेहता ऑफ कोर्स हमारे सिलेबस में नहीं है, बट उसने जो किया था, ट्रेडिंग करी थी, वो ट्रेडिंग कैसे होती है, स्टॉक एक्सचेंज कैसे चलता है, कैसे फंड्स रेज किए जाते हैं, ये सब चीजें हमारे सिलेबस का हिस्सा है। यहां आप लोगों को जितनी भी चीजें पढ़ने को मिलेंगी ना, ये सब नई है आपके लिए। ये सब ऐसी चीज है जो आपने पहले कभी भी पढ़ी हुई नहीं है। तो यहाँ ना एक बारी को अगर मैं छुट्टी कर लूं चलेगा, बट आपको छुट्टी करना अलाउड नहीं है, क्योंकि हर रोज यहाँ कोई ना कोई एक नया टर्म सुनने को मिलेगा। ठीक है। बाय चांस अगर कभी छुट्टी हो भी जाती है तो फिर वही एक बार का वीडियो रिकवरी आप लोगों को हाथों हाथ ले लेना चाहिए, ताकि आगे के जो कनेक्टिंग पॉइंट्स है उनको आप पकड़ सको। आया समझ में? तो एक तो सिंसियरिटी बहुत जरूरी है, रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। क्लास में जब बैठो तो अपना मोबाइल, अपने थॉट्स सब बाहर, आपको यहाँ पर पूरी तरह से केवल कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है। लर्निंग प्रोसेस ये रहेगा कि बहुत करके तो हम क्लास में ही लर्न कर लेंगे, जो जो चीजें याद करने की है यही याद हो जाएंगी, पर घर पे जाकर एक बार सिर्फ जितना आज पढ़ोगे बस उतने का ही आपको करना है रिवीजन। आगे का मत पढ़ना, आगे का पढ़ोगे तो खुद ही कुछ और मतलब निकाल लोगे। सिर्फ जितना पढ़ा दिया है ना, उतने का आपको रिवाइज करना है रोज, बस। ठीक है।
रोज मैं कोई बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ाऊंगी, इतना पढ़ाऊंगी कि घर जाने के बाद चाय पीते पीते अगर आप चाहो तो उसका रिवीजन भी कर पाओगे। ठीक है, आ गया समझ में। कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज लॉ में ना सबसे पहले तो सब्जेक्ट के बारे में समझ लो होता क्या है। दो हिस्सों में बटा है। पहला हिस्सा है, हाँ वेरी गुड, मेरी क्लास में बोलना भी जरूरी होता है। पहला हिस्सा है कैपिटल मार्केट। दो शब्द है, पहला है और दूसरा है मार्केट। बोले तो हिंदी में क्या बोलते हैं? बाजार। बाजार के जैसे जैसे बाकी सारे मार्केट है वैसे ये भी एक मार्केट है। बाजार के नाम जब भी लिए जाते हैं ना तो उनकी खासियत होती है। जिस नाम का मार्केट है वहां वही चीज मिलती होगी। जैसे क्लॉथ मार्केट, बर्तन बाजार, बर्तन मिलते हैं। तो गेस करो कैपिटल मार्केट में क्या मिलता होगा? कैपिटल मिलता है। अब कैपिटल का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि सपोज अगर एक व्यक्ति है जिसको बिजनेस करना है, तो बिजनेस करने के लिए पैसा तो डेफिनेटली लगेगा, बिना पैसे के तो कोई काम होने वाला नहीं। पैसा अपने बिजनेस में अगर आपको लगाना है तो दो तरीके हैं। पहला तरीका, या तो आप खुद अपने घर से अपना पैसा लेकर आओ और अपने बिजनेस में लगा लो। कितना पैसा लाओगे अपने घर से? जितना था सब लगा चुके हैं, लेकिन अगर आपको अब और पैसे की जरूरत है तो एक तरीका और है। हम चाहे तो कहीं से पैसा रेज कर सकते हैं, कहीं से फंड्स रेज कर सकते हैं। आपके पास पैसा खत्म हो चुका है लेकिन दूसरे के पास तो है, तो अगर आप चाहो तो उनको जाकर के ऑफर दो। ऑफर ये कि हमारा बिजनेस है, आप पैसा इंट्रोड्यूस करो तो हमारे बिजनेस में लगाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। प्रॉफिट होगा तो कुछ हिस्सा आपको भी मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपने भी तो अपना पैसा हमारे बिजनेस में लगाया है। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस करता है उसको कैपिटल तो पक्का चाहिए, या तो खुद की लाएगा, वरना अगर खुद की कैपिटल खत्म हो चुकी है तो वो किसी और से मांगेगा। जिससे ये पैसे मांगने जाएगा वो कहलाएगा इन्वेस्टर। आखिर कोई इन्वेस्टर हमको पैसे देगा ही क्यों? तो उसके दो कारण हैं। पहला, वो इसलिए पैसे दे रहा है क्योंकि उसके पास पैसा सरप्लस में है। सरप्लस में है इसका मतलब उसने बहुत पैसा जोड़ जोड़ के बचाया है। वो ये पैसा हमको इसलिए दे रहा है क्योंकि उसके पास ये पैसा सरप्लस में है जो हमारे पास नहीं। और दूसरा कारण, वो हमको पैसा देगा इसलिए क्योंकि उसको उम्मीद है कि इसके बदले में हमको मिलेगा कुछ ना कुछ रिटर्न, कुछ ना कुछ। ठीक है, अगर वो 1 लाख रुपए दे रहा है तो उसको उम्मीद है कि हम उसको जब पैसे लौटाएंगे तो 1 लाख से तो ज्यादा लौटाएंगे। ये है उसका ग्रोथ का लालच, जिसकी वजह से वो हमको देगा अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। इतनी बात समझ में आई है? हम कैपिटल मार्केट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक ऐसा मार्केट है जहां पर लोग कैपिटल एक दूसरे को लेते देते हैं। कौन लेता होगा पैसा? तो ऑब्वियस सी बात है वो लेता होगा जिसको पैसे की जरूरत है, जिसको पैसे की। और कौन देता होगा पैसा? तो ऑब्वियसली वो देता होगा जिसके पास पैसा सरप्लस में है। सरप्लस बोले तो जरूरत से ज्यादा पैसा उसके पास आया कहां से? उसने कमाया होगा, बहुत मेहनत करी होगी, सैलरी अर्न करता होगा, वो उसमें से खर्चे भी डेफिनेटली करता होगा, बट कमाता है ज्यादा और खर्च करता है कम। तो जो बच रहा है वो है उसकी सेविंग्स, वो है उसकी, और यही सेविंग है उसका सरप्लस। ये सरप्लस को अलमारी में रख दे तो क्या पड़े पड़े बढ़ जाएगा? नहीं, इसको हमें कहीं ना कहीं इन्वेस्ट तो, क्योंकि इन्वेस्ट नहीं करोगे तो रिटर्न भी मिलेगा नहीं। इतनी कहानी समझ में आ रही है? कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर दो लोगों को सुविधाएं दी जाती है। एक, जिसको पैसे की जरूरत है वो ये कैपिटल वहां से रेज कर सकता है, और दूसरा जिसके पास सरप्लस है वो इस कैपिटल को इन्वेस्ट कर सकता है। ये दोनों लोग अपनी अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, और जिस मार्केट में ये लोग आकर के इस काम को पूरा कर रहे हैं उसे कहा जाता है कैपिटल मार्केट। कहा जाता है, हो गया? पहले इतना कॉन्सेप्ट मुझे बता दो। बोलो, मार्केट में मैंने सुना 2 तरह के लोग होते हैं। हर मार्केट में होते होंगे ना? एक तो सेलर होता होगा और एक बायर। सेलर तो आया है वो कुछ ना कुछ बेचेगा, तो बेचेगा तो उसको पैसा मिलेगा।
बायर तो वो होता होगा ना जो इस चीज को खरीदेगा, तो वो तब ना जब उसके पास पैसा होगा। पक्का? तो हर मार्केट में दो लोग होंगे, एक जिसको पैसा चाहिए, दूसरा जिसके पास पैसा सरप्लस में है। पैसा, दो लोग हैं कैपिटल मार्केट में भी, एक नीडी और दूसरा सरप्लस। नीडी वो जिसको पैसे की जरूरत है, सरप्लस वो जिसके पास पैसा एक्सेस में है। हमें चाहिए इन दोनों की जरूरतों को पूरा करे, तो इन दोनों को ला करके मिला दो एक जगह पर। जहां पे ये लोग आकर के मिलते हैं उसे कहा जाता है कैपिटल मार्केट। कहा जाता है चलो आवाज आ रही है? हाँ चलो, एक तो हो जाता है वो व्यक्ति जिसको पैसे की जरूरत है, और दूसरा वो जिसके पास पैसा सरप्लस में है। दोनों लोग जहां आकर के मिलेंगे उस मार्केट को कहा जाएगा कैपिटल मार्केट। कहा जाएगा, जिसके पास पैसा सरप्लस में होता है ना, वो जब भी मार्केट में जाता है तो कुछ तो खरीद कर लाता होगा, कुछ तो, है ना। मतलब अगर उसने पैसे दिए हैं तो बदले में उसको कोई ना कोई प्रोडक्ट तो चाहिए। कपड़ा खरीदने के लिए गया था तो पैसे दिए, कपड़े खरीद कर लाया। गोल्ड खरीदने के लिए गया था तो पैसे दिए तो गोल्ड खरीद के लाया। तो अगर कोई व्यक्ति कैपिटल मार्केट में आता है, अगर उसने पैसे दिए हैं तो बदले में उसको भी कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो चाहिए में यहां पर उसको दी जाती है कुछ सिक्योरिटीज, दी जाती है कुछ, अब ये नहीं चल रहा, उसको दी जाती है कुछ जब भी कभी कोई व्यक्ति कैपिटल मार्केट में आएगा तो वो अगर पैसे दे रहा है तो बदले में पक्का उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए। कैपिटल मार्केट में गोल्ड मत मांग लेना, वहां गोल्ड नहीं मिलता। कपड़े मत मांग लेना, वहां पे कपड़े भी नहीं मिलते। तो कैपिटल मार्केट में पैसे देने वाले इन्वेस्टर को दूसरा व्यक्ति जिसको पैसे की जरूरत है वो अपनी तरफ से देगा कुछ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का मतलब होता है ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो इशूअर के द्वारा, वो व्यक्ति जिसको पैसे की जरूरत है वो इशू करता है। जैसे कि अगर कंपनी है,
कंपनी को पैसे की जरूरत है, तो कंपनी इशू करती है शेयर्स। कंपनी इशू करती है शेयर्स। कोई व्यक्ति इन शेयर्स में करेगा इन्वेस्ट, तो वो बन जाएगा इन्वेस्टर। कंपनी ने शेयर्स इशू तब किए होंगे जब कंपनी को पैसे की जरूरत है। अगर जरूरत है तो शेयर्स दे देंगे, सामने से इन्वेस्टर आएगा और वो आकर के कर लेगा इन्वेस्ट। आ गया समझ में? बदले में इन्वेस्टर को क्या मिलेगा? सिक्योरिटीज। जैसे अगर कंपनी ने इशू किए थे शेयर्स, तो इन्वेस्टर को मिल जाते हैं शेयर्स। अगर कंपनी इशू करेगी डिबेंचर्स, तो इन्वेस्टर को मिल जाएंगे डिबेंचर्स। जो भी सिक्योरिटीज इशू की गई है, वही सिक्योरिटीज बन जाएगी उस इन्वेस्टर के लिए पैसा देने के बदले में मिलने वाला प्रोडक्ट, मिलने वाला। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने कहा था एक व्यक्ति होता है नीडी और एक व्यक्ति होता है सरप्लस वाला। गेस करो सिक्योरिटीज कौन इशू करता होगा? नीडी वाला। नीडी वाला क्या इशू करता है ना? और इन्वेस्ट कौन करता होगा? सरप्लस वाला, वो इन्वेस्ट करता होगा। तो क्या यहाँ पर दो कैटेगरी के लोग हैं, एक अमीर टाइप का और एक गरीब टाइप का, है ना? अमीर टाइप का कौन है और गरीब टाइप का कौन है? नीडी गरीब टाइप का है। कंपनी अगर शेयर्स इशू कर रही है, तो कंपनी क्यों इशू कर रही है शेयर्स? उसको पैसे की, तो वो नीडी है, तो कंपनी क्या हो गई? गरीब टाइप की। और अमीर टाइप का कौन है? पक्का रिलायंस का नाम सुना है? किसकी कंपनी है? अंबानी की। अंबानी वाले शेयर्स इशू कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये गरीब लोग शेयर्स इशू? क्योंकि इनको बिजनेस में पैसे की जरूरत है। अगर उसने शेयर्स इशू किया है, कल को आप सीएस बन जाओगे, आपके पास पैसा होगा खूब सारा सरप्लस वाला। आप गए और आपने जाकर अंबानी के 3 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे हैं। वो गरीब, उसको पैसा चाहिए, वो हमको दे रहा है शेयर्स, और हम अमीर टाइप के लोग हैं, हम उसको 3 लाख रुपए दे रहे हैं इन्वेस्ट करने के। तो यहां वो बन जाता है नीडी और हम बन जाते हैं सरप्लस। आया समझ में? वो अपनी जरूरत पूरी करने आया है फंड रेज करने, हम अपनी जरूरत पूरी करने गए हैं इन्वेस्ट करने। ये दो लोग जहां आकर के मिलेंगे, इसे कहा जाएगा कैपिटल मार्केट। कहा जाएगा? आ गया समझ में इतना? कैपिटल मार्केट कैसा होता है, कैसे यहां पर फंड रेज किए जाते हैं, यहां कौन कौन सी सिक्योरिटीज इशू हो सकती है, कौन कौन लोग सिक्योरिटीज इशू कर सकते हैं और कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है, ये सारी बातें हमें कैपिटल मार्केट के इस 40 मार्क्स वाले हिस्से में समझाया है। यहां बताया है कौन गरीब टाइप के लोग हैं जो सिक्योरिटीज इशू करने आते हैं और कौन कौन लोग इन्वेस्ट करने आ सकते हैं। अभी तक हमको यही पता होगा कि इन्वेस्ट कोई भी कर सकता है, आप, मैं, कोई भी। बट हम जैसे लोगों के अलावा और भी तरह तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, हमें यहां पर उन सब के बारे में पता चलेगा। अच्छा, अधिकतर पता है क्या होता है जब हम कहते हैं ना सिक्योरिटीज, तो दिमाग में पहली चीज आती है, दिमाग में पहली चीज आती है सिक्योरिटीज का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो इशू करी होगी किसी ना किसी कंपनी ने। बट एक बात ध्यान रखना, अब आगे जाकर के पता भी चलेगा, सिर्फ एक कंपनी इशूअर नहीं होता है। इशूअर के नाम पर, मतलब सिक्योरिटीज देने वालों के नाम पर और भी बहुत सारे लोग होते हैं। कभी नाम सुना है म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड वो बेच रहा होता है यूनिट्स, शेयर्स नहीं, वो बेच रहा होता है यूनिट्स। वो भी यूनिट्स इसलिए दे रहा है ताकि लोगों से पैसा ले सके। हम जब यूनिट्स खरीदने जाते हैं तो हम बन जाते हैं इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड बन जाता है सिक्योरिटीज इशू करने वाला। आया समझ में? कैपिटल मार्केट में बताया है कौन कौन सिक्योरिटीज इशू कर सकते हैं, क्या क्या सिक्योरिटीज इशू हो सकती है और कौन कौन लोग बन सकते हैं इन्वेस्टर्स। 40 मार्क में केवल इतना ही मिलेगा। 60 मार्क्स का है सिक्योरिटीज लॉस। क्या नाम है इस टॉपिक का, बाद वाले का, बी वाले का? सिक्योरिटीज लॉस। लॉ बोला मैंने या लॉस बोला है? लॉस मतलब क्या होता है, एक है या बहुत सारे होंगे? इतना बड़ा कैपिटल मार्केट है, क्या मार्केट में एक ही कंपनी होती है या बहुत सारी है? इन्वेस्टर एक ही होता है या बहुत सारे होते हैं? और सब एक साथ भी आ जाते हैं इन्वेस्ट करने। इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में जनरल पब्लिक भी आती है।
अगर कोई व्यक्ति अपना पैसा इन्वेस्ट करता है तो ऑब्वियस सी बात है उसको चाहिए सेफ्टी। अगर मैं भी अपना पैसा इन्वेस्ट करूंगी तो यही सोचकर करूंगी ना कि भाई जब समय पड़ेगा तब मेरे पैसे मुझे वापस कर देना, ऐसा ना हो कि कंपनी लेके भाग जाए। तो यहां ना मेरे पैसे को, इन्वेस्टर के पैसे को सुरक्षित अगर रखना है तो हमें इस पूरे मार्केट को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। मार्केट क्योंकि बड़ा है तो इसे रेगुलेट करने के लिए एक लॉ नहीं बल्कि एट द सेम टाइम हमें चार लॉज लगाने पड़ते हैं। कितने? 4। कैपिटल मार्केट है ना, बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, ना केवल इंडिया के बल्कि फॉरेन इन्वेस्टर्स भी होते हैं। तो इस मार्केट को अगर कंट्रोल करना है तो जितना बड़ा मार्केट होगा लॉ भी लग जाएंगे उतने ही ज्यादा। ये सारे के सारे लॉस जो कैपिटल मार्केट को आकर के कंट्रोल करते हैं ना, इन सबको मिलाकर कहा जाता है सिक्योरिटीज लॉस कहा जाता है। ठीक है, इस लॉ में कौन कौन रेगुलेट होते हैं? तो एक तो रेगुलेट होंगे, हमेशा कंपनी ही गलत होगी ऐसा जरूरी, कभी कभी बदमाश तो इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, तो हमें इनको भी कंट्रोल करना तो पड़ेगा। तो लॉ लग जाता है एक तो इन्वेस्टर्स के लिए, दूसरा ये लॉ कंट्रोल करता है इशूअर को। इशूअर का मतलब होगा जो कोई सिक्योरिटीज को कर रहा है इशू, वो म्यूचुअल फंड भी हो सकता है, वो कंपनी भी हो सकती है, इनफैक्ट वो गवर्नमेंट भी हो सकता है। गेस करो गवर्नमेंट क्यों सिक्योरिटीज इशू करती होगी? फंड्स के लिए। पैसे की जरूरत तो गवर्नमेंट को भी पड़ती है ना, सरकार चलानी है, देश चलाना है तो पैसा तो लगेगा। फंड गवर्नमेंट के पास खुद का होगा उतना तो लगा ही देते हैं, बट अगर और पैसा चाहिए तो रेज कर लेते हैं पब्लिक से। अगर गवर्नमेंट ने सिक्योरिटीज इशू करी तो गवर्नमेंट बन जाएगा इशूअर। हम यहाँ ये नहीं देखते कि इशूअर कौन है, अगर कोई भी इशूअर है तो उसको सिक्योरिटीज लॉ को मानना तो हो गया। तीसरी बात, ये रेगुलेट करता है इश्यूज को। जब भी कोई सिक्योरिटी इशू होगी ना, आपको सिक्योरिटी लॉ में बताए गए नियमों के अनुसार ही इशू करना पड़ेगा। आ गया समझ? एक तो कौन कौन लॉ मानेगा? इन्वेस्टर, दूसरा इशूअर, तीसरा हमको इसमें बताया गया है कि इशू भी आएगा तो कैसे आएगा, चौथा अगर कभी कोई सिक्योरिटीज या कैपिटल मार्केट में कोई भी व्यक्ति आता है या फंड रेज करने या फिर पैसा इन्वेस्ट करने, हम इन दो लोगों को ना ऐसे ही आपस में खुला नहीं छोड़ देते हैं। फंड रेज करने वाला भी आएगा थ्रू इंस्टीट्यूशंस और इन्वेस्ट करने वाला भी आएगा थ्रू इंस्टीट्यूशंस। बीच में एक मीडिएटर का होना जरूरी है, वरना इतनी भीड़ में कौन इन्वेस्टर क्या पैसे देकर गया हमें पता भी चलेगा नहीं। तो जब भी कैपिटल मार्केट चलता है ना, इसमें हमेशा कुछ इंस्टीट्यूशंस का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। जब हम इशूअर को कंट्रोल कर रहे हैं, इन्वेस्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का जो मीडिएटर है इंस्टीट्यूशंस, हमें उनको भी रेगुलेट तो करना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी लॉ इन लोगों पर भी लग जाता है। सिक्योरिटी लॉ में 4 तरह के लॉज बताए हैं मैंने, बेसिकली 4 तरह के लॉज है। कैपिटल मार्केट में लगते हैं केवल 4, 5वां लॉ जो है ना ये कभी कभार लगता है, हमेशा लगेगा ये जरूरी नहीं। कौन कौन से 4 लॉज है जो लग जाते हैं कैपिटल मार्केट पर? पहला सेबी, नाम तो सुना है, सेबी का नाम सुना है। सेबी का पूरा नाम क्या है? हम लोग सीएस कर रहे हैं ना, सेबी का नाम गलती से भी गलत नहीं लेना है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज के और एक्सचेंज के बीच में, हाँ, और सेबी ना बहुत बुरा मान जाती है जरा जरा सी बात पर, तो सेबी का नाम सही लेना है। बोलो, ठीक है। एक तो लग जाएगा सेबी एक्ट, एक लग जाता है एससीआरए। एससीआरए सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, अभी एससीआरए का एक पूरा चैप्टर मिलेगा। फिर एक लग जाता है कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट इसलिए भी लग जाता है क्योंकि अधिकतर मार्केट में इशूअर बनके कंपनीज आती है। और इसके अलावा एक लग जाता है डिपॉजिटरीज एक्ट। कभी डिपॉजिटरीज का नाम पहले सुना हुआ
है नहीं है? डीमैट अकाउंट सुना है? डीमैट अकाउंट, सिक्योरिटीज जो होती है ना आजकल सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है। पहले तो हाथ में कागज का टुकड़ा आता था, अब तो हाथ में कुछ नहीं आता, सब आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डीमैट अकाउंट में जाता है। और डीमैट अकाउंट को मेंटेन करने का काम करता है डिपॉजिटरीज। एक पूरा का पूरा चैप्टर है। सेबी हम लोग आज ही स्टार्ट कर, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट कर देंगे। एससीआरए एक पूरा चैप्टर है, डिपॉजिटरीज एक पूरा चैप्टर है। खुशी की बात यह है कि कंपनीज एक्ट तुमको पढ़ना ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये इतना बड़ा है कि इन्होंने एक पूरा का पूरा अलग सब्जेक्ट ही बना रखा है। पढ़ रहे होंगे ना ग्रुप 1 में कंपनीज एक्ट है ना, आपको वहीं से कंपनीज एक्ट पढ़ना है। यहां पर हमको इस मॉड्यूल में कंपनीज एक्ट की जरूरत नहीं है। और एक होता है आरबीआई। आरबीआई का पूरा नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका यही पूरा नाम है, इसमें एंड नहीं आता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये भी कैपिटल मार्केट पे लगता है, बट हमेशा नहीं। ये केवल तब रोल प्ले करता है जब इशूअर बनकर आती हो गवर्नमेंट, क्योंकि आरबीआई गवर्नमेंट बॉडी है। तो जब गवर्नमेंट आएगी ना इशू लेकर के, तो मीडिएटर बनकर यहां पर आता है आरबीआई, वरना आरबीआई की कोई जरूरत नहीं है। आ गया समझ में? सिक्योरिटी लॉ लगता है कैपिटल मार्केट पर। कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टर्स को भी मानना है, इशूअर को भी मानना है, इंस्टीट्यूशंस को भी मानना है। और कैपिटल मार्केट को तो हमने चारों तरफ से घेर रखा है, 4 लॉज लगा दिए हैं। और हर व्यक्ति को, हर वो व्यक्ति जो इस मार्केट में आएगा, इसको इन चारों नियमों को मानना तो पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि इंडिया में लॉ के बारे में हर किसी को नहीं पता होता। यहाँ कितने ही इन्वेस्टर्स चले जाते हैं मार्केट में इन्वेस्ट करने, हर किसी ने तो सीएस करा हुआ नहीं होता ना। जो इन गरीबों को लॉ के बारे में सब कुछ पता हो, वो हमको पता है। पर हमको तो पता तब होगा ना जब हम लोग इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। और पढ़ने के लिए हमको मजबूरी दी है, 100 मार्क्स का पेपर है, तो पढ़ना तो ठीक है। यहां जब हम लोग ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना, तो सिक्योरिटीज लॉ में एक एक डिटेल बताई गई है। ये सारी चीजें आपको पता है, क्योंकि सीएस करने के बाद आपको मार्केट को रेगुलेट करने में मदद करना है। ऐसा नहीं कि मार्केट में पढ़े लिखे लोग नहीं है, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी है, बट उनको अपने फील्ड का पता है, लॉ का पता। तो इन गरीबों के पैसे कौन सहेज के रखेगा? इनको कौन लीगल कंप्लायंसेस करवाएगा? हमको, क्योंकि सिक्योरिटी लॉ के बारे में पता है, 60 मार्क का पता है। आ गया समझ में? पक्का सब्जेक्ट है कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉस। कितने मार्क्स का है? कैपिटल मार्केट है 40 का और सिक्योरिटीज लॉ है 60 मार्क्स का। अच्छा, तुम लोगों के हाथ में नोट्स आ गए हैं क्या? है ना, ये फर्स्ट चैप्टर के नोट्स हैं। हम लोग आज जो स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसमें देखो जो पहला वाला पेज है, पहला पेज, इसमें ऊपर लिखा हुआ है 40-60 का रेशो है ना। फिर उसके नीचे लिखा है अबाउट सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बारे में तो मैंने अभी अभी बताया था, वही चीजें यहाँ पर प्रिसाइजली लिखी है। तो मैं रिवाइज करवाने की बजाय यहीं से देख ले कि जो लिखा है वो सच है कि नहीं है। पढ़ो जरा, पहला पॉइंट तो लिखा है इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास सरप्लस पैसा होता है। ये तो कह रहे हैं इन्वेस्टर्स होते हैं यहाँ पे। क्या कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टर्स होते हैं? हाँ, तो कॉन्फिडेंस से बोलो ना, हाँ होते हैं। तो ये तो कह रहे हैं इन्वेस्टर्स के पास सरप्लस होता है। हाँ, किसके पास होता है? इन्वेस्टर्स के पास में तो सरप्लस होता है। अमीर टाइप का कौन है? इन्वेस्टर। गरीब टाइप का कौन है? कंपनी या इशूअर जो सिक्योरिटीज इशू कर रहा है। आगे देखना, ये तो कह रहे हैं इस मार्केट में एक इशूअर भी मिलेगा। इशूअर है, ईश्वर है? इशूअर है। इशूअर तो वो होता होगा जो कुछ इशू कर रहा है। तो ये लोग कह रहे हैं इशूअर वो है जिसको फंड की। अब एक बात बताओ, इस मार्केट में 2 पार्टीज हैं, एक इशूअर है और दूसरा इन्वेस्टर है। पक्का? पक्का? जरूरत किसको है? इशूअर को। ये क्या इशू करेगा? सिक्योरिटीज इशू करेगा। शेयर्स इज अ एग्जांपल ऑफ सिक्योरिटीज। किसको इशू करेगा? बदले में इन्वेस्टर इसको क्या दे देगा? पैसा देगा, फंड देगा, है ना। फंड कौन देगा? इन्वेस्टर। किसको दे देगा? इशूअर को। तो क्या इशूअर ने इन्वेस्टर को कुछ बेचा है? सिक्योरिटीज इशू करी मतलब क्या? उसने सिक्योरिटीज इन्वेस्टर को
बेची है, खरीदी किसने? इन्वेस्टर ने। तो इशूअर क्या बन जाता है एक तरह से, और ये क्या बन जाता है? बायर। ये दोनों जहां पर मिल रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं ये मार्केट है, ये मार्केट है। मार्केट में तो एक सेलर होता है, एक बायर होता है। हाँ तो है तो सही, एक सेलर है और एक बायर है। इशूअर यहां पर है सेलर, दूसरा इन्वेस्टर यहां पर है बायर। लेकिन तुमको पता है मार्केट में कोई प्रोडक्ट बिक रहा होता है, यहां क्या है? सिक्योरिटीज। बस ये सिक्योरिटीज बन जाता है यहां पर प्रोडक्ट। मतलब इसमें मार्केट की सारी खूबियां हैं, सेलर भी है, बायर भी है, प्रोडक्ट भी है। लेकिन क्योंकि यहां पर प्रोडक्ट कोई यूजेबल कमोडिटी नहीं है, एक सिक्योरिटी दी है जिसके बदले में हमारा पर्पस था फंड रेज करना, प्रॉफिट कमाना नहीं। हमारा पर्पस था फंड रेज करना, इसीलिए इस मार्केट को बुलाते हैं कैपिटल मार्केट। हो गया, समझ में आया? इसी में देखो अगले पॉइंट पर लिखा है सिक्योरिटीज इशू होती है। ये तो कह रहे हैं सिक्योरिटीज इन्वेस्टर खरीदेगा इशूअर से। हाँ तो वही तो है, कौन खरीदेगा, किससे खरीदेगा? अच्छा अगले पॉइंट पर जाओ। ये लोग कह रहे हैं कि ये एक ऐसा मार्केट है जिसमें सरप्लस फंड को हम लोग देते हैं उन लोगों को जिनको जरूरत है, ताकि वो इसको यूज कर सके। सरप्लस फंड किसके पास है, किसको देगा? तो वो तो बिजनेस में लगा देगा, तो उसमें तो प्रॉफिट हो जाएगा, तो प्रॉफिट तो बढ़ेगा, तो इन्वेस्टर को तो कोई फायदा होगा। डेफिनेटली उसको भी प्रॉफिट का हिस्सा तो मिलेगा। अगर प्रॉफिट का हिस्सा नहीं भी मिल रहा है तो इंटरेस्ट तो मिलेगा, पर कुछ ना कुछ रिटर्न तो मिलता है। अगले पॉइंट पर जाओ। ये तो कह रहे हैं इससे इन्वेस्टर को पैसा मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। मिलेगा, प्रॉफिट के लालच में तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, फ्री में अपना पैसा कौन देता है? अगले पॉइंट पर जाओ। कह रहे हैं यहां पर इन नीड फॉर सिक्योरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट अराइजेस। जहां पर इन्वेस्टमेंट की बात आएगी, सिक्योरिटी लॉ तो डेफिनेटली इनको प्रोटेक्ट करने हैं। किसको प्रोटेक्ट करने आ रहा है? कायदे से मेनली देखा जाए तो इन्वेस्टर को, क्योंकि सारे अधिकार इन्वेस्टर के पास में है। इशूअर को तो सारे की सारी जिम्मेदारियां निभानी है, तो सिक्योरिटी लॉ आ जाता है इनको प्रोटेक्शन देने। सिक्योरिटी लॉ का कोई इंपॉर्टेंस थोड़ी ना है? नहीं मैं तो पूछ रही हूं, मुझे थोड़ा पता। सिक्योरिटी लॉ का इंपॉर्टेंस है। ये तो कह रहे हैं कि इससे हमको मिलते हैं इन्वेस्टर्स के राइट्स और उनके इंटरेस्ट को किया जाता है प्रोटेक्ट। सोचो अगर लॉ नहीं होता, कंपनी फंड रेज करती, फंड रेज करने के बाद में कंपनी भाग जाती, तो अब हम ये पैसा इन्वेस्टर्स को लौटा भी पाते? ये पहले के जमाने में होने वाला बहुत कॉमन फैक्टर था। सिक्योरिटीज मार्केट में लोग इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि यह रिस्क होता था बहुत ज्यादा। धीरे धीरे करके जब हमको लगा कि पैसे की जरूरत है तो अपने ही देश में बहुत है, पर ये लोग पैसा देंगे तब जब उनको प्रोटेक्शन मिलेगा, तब जाकर के ये बहुत सारे लॉज इंसर्ट किए गए। कुछ पुराने लॉज थे, उनमें कई सारे अमेंडमेंट्स किए गए ताकि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। जब ये मार्केट सेफ होने लगा ना, उसके बाद से इंडियन इन्वेस्टर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करते थे। वरना इस मार्केट में इंडियन इन्वेस्टर्स का पैसा आना भी पसंद, लोग लगाना भी पसंद नहीं करते थे। तो जरूरत है कि हम इनको दे प्रोटेक्शन, वरना ये लोग इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे नहीं। दूसरा पर्पस देखो सिक्योरिटी लॉ का, ये तो कह रहे हैं इससे फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। तो क्या मतलब जिस इशूअर ने जिस पर्पस के लिए पैसा लिया है वो बताकर लेता है, क्योंकि लॉ कहता है कि फंड रेज कर रहे हो तो आपको कारण बताना। तो फिर लॉ तो ये भी कहता है कि जिस कारण के लिए पैसा लिया था वही इन्वेस्ट करना, और अगर नहीं करोगे ना तो सारा पैसा वापस दिलवा देंगे। तो इसका मतलब अब कोई भी इशूअर फ्रॉड नहीं कर सकता है। मतलब ऐसा थोड़ी ना कि कर ही नहीं सकता। कैपिटल मार्केट में कोई तो चारों दिशाओं में से कुछ तो खुला छोड़ा होगा। कैपिटल मार्केट को कितनी जगह से घेर रखा है? चारों तरफ से, कहीं पर भी कोई लॉ बचा हुआ, हर तरफ से घेर रखा है। अब लूप होल कहीं पर भी, तो कोई भी व्यक्ति कोई गलत काम कर पाएगा। ठीक है, अगले पॉइंट पर जाओ। कह रहे हैं ये लोग इशूअर को कंट्रोल और रेगुलेट करते हैं। उसको क्यों रेगुलेट कर रहे हो? वो तो बेचारा गरीब है, पैसे तो उसी के पास में है ना, लौटाएगा भी यही, उसको कंट्रोल तो
ठीक है, फिर ये लोग बता रहे हैं कि इसमें ये सारे एक्ट्स होते हैं, तो ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। 5 नाम है, बट बेसिकली एक्टिव होते हैं केवल 4, चारों तरफ से घेर रखा है कैपिटल मार्केट को। ठीक है, हमको क्यों बता रहे हैं, हम तो सीएस करने वाले हैं, हमको लॉ के बारे में क्या लेना देना, मतलब है क्या? सीएस का काम होता है लीगल कंप्लायंस करवाना। तो कल को किसी कंपनी में जाओगे, फिर कंपनी कहेगी फंड रेज करना है, तो फंड रेज करने का डिसीजन कंपनी के डायरेक्टर्स लेते हैं, लेकिन फंड रेज करना कैसे है, क्या इशू करना चाहिए, क्या नहीं देना है, अगर इशू लेकर आओगे तो क्या क्या कंप्लायंस करने हैं, इशू लाने के बाद अब इन्वेस्टर्स के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ये सब बातें कंपनी के डायरेक्टर्स को तो पता भी, किसको पता होगी? सीएस को। तो सीएस को पता होगी तो पता तो तब होगी ना जब ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। आ गया समझ में? पक्का? चलो, ये तो हो गया सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन, एक बारी को मैंने बता दिया था और एक बारी को हमने यहां से देख लिया है। ठीक है, मैं फिर बता रही हूं, सब्जेक्ट अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चंस यहाँ पर अधिकतर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, अधिकतर डायरेक्ट होते हैं, यहाँ ना घुमावदार या केस लॉ वाले क्वेश्चंस नहीं बनते। आजकल जरूर पैटर्न चेंज हुआ है कि जैसे लॉ में क्लैट वगैरह के एग्जाम में कैसा होता है ना, एक पूरा 2 पन्ने का केस स्टडी टाइप क्वेश्चन दे देते हैं और फिर आखिरी में एक क्वेश्चन मिलता है। यहाँ पर भी आपको ऐसे लंबे लंबे क्वेश्चंस देते हैं डराने के लिए, बट जब आप उसको पूरा पढ़ के फाइनली पहुंचोगे ना डेस्टिनेशन पर, तो आपको लगेगा ये पूछा है। मतलब क्वेश्चन सिंपल होते हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं, केवल उसको पकड़ में अगर आपको आ गया तो पकड़ना कैसे है वो भी मैं आपको साथ साथ में बताती चली जाऊंगी। अधिकतर यहाँ कोई केस लॉ नहीं मिलने वाला, कोई केस स्टडी टाइप क्वेश्चन नहीं बनता है, जो भी क्वेश्चन बनते हैं केस स्टडी टाइप बनाएंगे भी तो भी डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। आ गया समझ में? पक्का? बस इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर समय समय पर नए नए नाम आते जाएंगे। जब भी कोई नया नाम आता है अपने अंदर एक क्यूरियोसिटी रखना बहुत जरूरी है। सिर्फ आया और निकल गया नाम तो उसमें कोई मजा आएगा नहीं। आ गया समझ? चलो, अब आते हैं हम लोग अपने सब्जेक्ट के पहले चैप्टर पर, जिस चैप्टर का तो नाम भी बहुत बेसिक है, बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट। हमको यहाँ कैपिटल मार्केट को डिटेल में नहीं बताया, केवल ऊपर ऊपर से बता रहे हैं कैपिटल मार्केट होता क्या है। कैपिटल मार्केट अपने आप में कोई अलग से मार्केट नहीं है, ये किसी भी देश के फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा होता है, किसी भी देश के फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा होता है। नाम से शायद गेस कर पाओगे, फाइनेंशियल सिस्टम, ये सिस्टम काहे से रिलेटेड है? फाइनेंस से, और फाइनेंस का मतलब होता है पैसों का लेन देन। अगर कोई व्यक्ति पैसे लेता है तो भी फाइनेंस है, देता है तो भी फाइनेंस है। किसी भी देश की इकोनॉमी में हमेशा आपको 2 तरह के लोग मिलेंगे जो इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। एक वो जिसके पास पैसे की कमी है और दूसरा वो जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा है। एक के पास पैसे की कमी और दूसरे के पास पैसा बहुत ज्यादा। हर देश की इकोनॉमी में आपको इस तरह का इम्बैलेंस मिलता ही है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसको हम प्रॉपरली मैनेज कर पाए तो हर देश में एक फाइनेंशियल सिस्टम होता है जो ये करता है कि उन लोगों से पैसे निकलवाएंगे जिनके पास पैसा है सरप्लस में, और उन लोगों तक पहुंचाएंगे जिनको इस पैसे की जरूरत है। फाइनेंशियल सिस्टम का काम यही है, उन लोगों से पैसे लेना जिनके पास सरप्लस में है और उन लोगों तक पहुंचाना जिसको इस पैसे की जरूरत है। आया समझ में? अब देखो, मैं एक एग्जांपल दे रही हूं, सॉल्व आपको करना है। ये तो मैं डिक्लेयर कर रही हूं, बैंक इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। बैंक फाइनेंशियल सिस्टम का एक हिस्सा है। कैसे है वो तुम साबित करो। फाइनेंशियल सिस्टम वो होता है जो उन लोगों से पैसा लेकर आता है, निकलवाता है जिनके पास पैसा सरप्लस में है, और उन लोगों तक पहुंचाता है जिनको पैसे की जरूरत है। बैंक क्या ये दोनों काम करता होगा? सोच के बताओ कैसे। पैसा निकलवाते कैसे हैं? हाँ, अगर किसी व्यक्ति के पास में है पैसा सरप्लस में तो बैंक इनको कहता होगा आओ और अपना पैसा हमारे पास डिपॉजिट करवा दो। डिपॉजिट करवाना तो बहुत रिस्की होता होगा ना बैंक के पास,
सेफ होता है। कल को बैंक भाग गई तो? बैंक नहीं भागती क्योंकि उसके ऊपर कंट्रोल है किसका? इसका मतलब बैंक अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। बैंक अपने आप में एक, अगर यही कोई साधारण मनुष्य आपको कह देता कि तेरे पास सरप्लस पैसे हो तो मुझे दे दे, हम उसको भरोसा करते क्योंकि ये भाग सकता है, इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं। बट बैंक पर भरोसा कर सकते हैं। चलो, बैंक ने आपसे पैसा निकलवाया डिपॉजिट के नाम से, आपको एक बेनिफिट तो मिल रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट सेफ है। और भी कोई फायदा है क्या? क्या मिलता है? इंटरेस्ट। क्या मिलता है? अगर हमने पैसा दिया है तो बदले में कुछ ना कुछ रिटर्न तो चाहिए। बैंक आपको इंटरेस्ट का लालच देगी। इंटरेस्ट का लालच देकर आपके सरप्लस फंड को बैंक निकलवाती है। एक काम तो बैंक ने पूरा किया फाइनेंशियल सिस्टम का, उनसे पैसे निकलवाना जिनके पास सरप्लस में है। दूसरा हिस्सा साबित करो ये उन तक पहुंचाती भी है जिनको जरूरत। अच्छा, लोन देती है बैंक, दूसरों को देती है लोन। लोन तो वो लेता होगा ना जो अमीर है, जिसको जरूरत है। तो एक से पैसा निकलवाया और दूसरे तक पैसा पहुंचाया। दूसरे को क्या फ्री में लोन दे दिया जाता है? उनसे भी तो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। पर एक बात बताओ, एक तरफ से इंटरेस्ट ले रहे हैं तो एक तरफ इंटरेस्ट दे भी तो रहे हैं, तो बैंक को तो कोई फायदा कैसे होता होगा? हाँ, इंटरेस्ट लोन पर चार्ज किया जाता है ज्यादा, जबकि डिपॉजिट पर दिया जाता है कंपैरेटिवली कम। 16% की रेट से अगर लोन पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो शायद 10% की रेट पर इंटरेस्ट देते होंगे। तो डिफरेंस का जो फैक्टर है ये बन जाएगा बैंक का खर्चे के लिए और प्रॉफिट के लिए। आ गया समझ में? फाइनेंशियल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो उन लोगों से पैसे निकलवाता है। ये डेफिनेशन है, हाँ बोल के बताओ। जो उन लोगों से पैसे, जिनके पास पैसा, और उन लोगों तक पहुंचाता है जिनको इस पैसे की जरूरत है। ये सारा काम जिस सिस्टम में किया जाता है उसे कहा जाता है फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम में बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। बैंक केवल उसका एक एग्जाम्पल है। आ गया समझ? कंपनी के बारे में बताओ, क्या कंपनी भी उन लोगों से पैसा निकलवाता है जिनके पास पैसा सरप्लस में है? पक्का? और इसको कहीं और पहुंचाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंपनी खुद नीडी है, कंपनी खुद, ठीक है। लेकिन कंपनी को हम पैसा तभी देंगे ना जब हमारे पैसे की कोई सुरक्षा करता होगा। तो यहाँ मार्केट में बहुत सारे लॉज हैं। सेबी फॉर एन एग्जाम्पल, इसका मतलब इन्वेस्टर सेबी को ध्यान में रखकर पैसे दे देता है कंपनी को। सेबी इन लोगों से पैसा निकलवा रही है अपने भरोसे पर जिनके पास पैसा है सरप्लस में, और उन लोगों तक पहुंचवा रही है जिनको इस पैसे की जरूरत है। आ गया समझ में? पक्का? तो देखो अब डेफिनेशन लिखी हुई है, शायद अब समझ में आ जाएगी इंग्लिश में। पढ़ो जरा। ये लोग कह रहे हैं फाइनेंशियल सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। क्यों इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट वर्ड कहाँ है? याद करो, मैंने कहा था बीच में एक इंस्टीट्यूशन का होना जरूरी है। आरबीआई ना होता तो हम बैंक पर भरोसा, अगर सेबी ना होती तो हम कंपनी पर भरोसा नहीं करते। मतलब फाइनेंशियल सिस्टम में पक्का कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन तो है, कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन तो है जिसके द्वारा, थ्रू विच फाइनेंशियल सरप्लसेस आर मोबिलाइज्ड। फाइनेंशियल सरप्लस मतलब जिसके पास पैसा ज्यादा है, हम उससे पैसा लेकर इसे मोबिलाइज करेंगे। किससे लेंगे? फ्रॉम द यूनिट्स जनरेटिंग सरप्लस इनकम। किनसे लेते हैं? जो लोग इस पैसे को सरप्लस में कमा रहे हैं। एंड मोबिलाइज किसको करते हैं? ट्रांसफर करते हैं उनको जो लोग जिनको इसकी जरूरत है, जिनको इसकी। अब पूरा इंग्लिश में पढ़ के बताओ। फाइनेंशियल सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट थ्रू विच फाइनेंशियल सरप्लसेस आर mobilized from the units generating surplus income and transferred to those in need of them.
ठीक है, उनसे पैसा लेना जिनके पास सरप्लस में है और उन लोगों तक पहुंचाना जिसको इस पैसे की जरूरत है। उनसे पैसा लेना, उसके लिए वर्ड यूज किया गया है मोबिलाइज फ्रॉम द यूनिट्स जनरेटिंग सरप्लस इनकम, एंड उनको देना, तो देने के लिए वर्ड यूज किया है ट्रांसफर टू दोज इन नीड ऑफ देम। हो गया। और ये सारा काम बीच में बैठा बैठा इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट करता है। हो गया, समझ में आया? फाइनेंशियल सिस्टम केवल इंडिया में होता है या पूरी दुनिया में होगा? ऐसा थोड़ा ना होता होगा। आरबीआई तो इंडिया में है ना, वो हमारी इंडिया की आरबीआई है, तो वो वहां फॉरेन वालों की भी कोई ना कोई आरबीआई तो होगी। अगर अपने यहाँ बैंक है तो उनके वहां तो होंगे ही। अगर अपने यहाँ आ गए हैं तो इन लोगों ने कॉपी तो कर ही लिया होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसा हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है वैसे दूसरे देश का भी है। हो गया, समझ में आया? फिर से डेफिनेशन बोल के बतानी है। बोल पाओगे? मैं स्क्रीन पे से गायब कर रही हूं, बिना देखे बोल पाओगे? नीचे नहीं देखना, श्राप लग जाता है। गर्दन ऊपर रखो। फाइनेंशियल सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट through which, very good, through which surplus funds are mobilized from units generating surplus income and transferred to those who are in need of them. तो इस तरह के सिस्टम को क्या बोलते हैं? इट इज अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट जहां उन लोगों से पैसा लिया जाता है जिनके पास सरप्लस में है, और उन लोगों को जिनको इस पैसे की, इस सिस्टम को कहते हैं। हो गया, समझ में आ गया? मोबिलाइज्ड वर्ड और ट्रांसफर्ड वर्ड किसको कहां फिट करूं? सरप्लस के साथ मोबिलाइज्ड और नीडी के साथ ट्रांसफर्ड। आ गया समझ में? ठीक है, अगले पॉइंट पर जाओ। फाइनेंशियल सिस्टम जो होता है ना इंडिया का मतलब इंडिया वर्ड तो अननेसेसरीली जोड़ा है, वरना हर देश में यही होता है। अपने यहाँ होता है तो ऑब्वियसली बाकी उन्हें कॉपी तो ठीक है ना, पर अब बोलना ऐसे ही पड़ता है। ऐसे थोड़ा ना बोल सकते कि हम कर रहे हैं। यहाँ लिखा है कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम के किसी भी देश में चले जाओ, 3 हिस्से होते हैं। एक कहलाता है फाइनेंशियल मार्केट, एक कहलाता है फाइनेंशियल पार्टिसिपेंट्स और एक कहलाता है फाइनेंशियल प्रोडक्ट। फाइनेंशियल मार्केट सिस्टम है ना, ये पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशंस चला रहे हैं, बट सिस्टम को अकेले, पूरा इंस्टीट्यूशन अकेले नहीं चला सकता। इसके 3 अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जो लोग मिलकर इस सिस्टम को चला रहे होते हैं। एक होता है फाइनेंशियल मार्केट, दूसरा होता है फाइनेंशियल पार्टिसिपेंट, तीसरा होता है फाइनेंशियल प्रोडक्ट। पर ध्यान रहे तीनों सिस्टम का हिस्सा है। इसका मतलब इन तीनों का भी काम वही है, उन लोगों से पैसा लेना और उन लोगों को पैसा, वेरी गुड, तुमको उन लोगों से पैसा लेना और उन लोगों को देना सब समझ में आ गया होगा। उनसे लेना, वेरी गुड, और उनको देना। ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब होगा ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसी जगह है जहां ये 2 लोग आकर आपस में मिलते हैं। एक वो जिसके पास पैसा सरप्लस में है और दूसरा वो जिसको इस पैसे की जरूरत है। दोनों लोग आपस में अपनी अपनी जरूरतें पूरी करने आए हैं। ये पूरी दुनिया में कहीं पर भी फैले हुए लोग हो सकते हैं। हमें इन दोनों को कहीं तो आमने सामने लाना पड़ेगा ना। तो जिस जगह पर, जिस प्लेटफॉर्म पर हम इन 2 लोगों को मिलने का मौका देते हैं उसे कहा जाता है फाइनेंशियल मार्केट। कहा जाता है, ठीक है। क्या सरप्लस और नीडी व्यक्ति पड़ोसी होंगे? ऐसा तो जरूरी, ये तो नीडी कहीं से भी आ सकता है, सरप्लस वाला कहीं पर भी बैठा हो सकता है। दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं, बट कब तक ढूंढते रहोगे? कोई तो ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पर हम दोनों एक दूसरे को मिल पाए, तो वो प्लेटफॉर्म कहलाता है फाइनेंशियल मार्केट। नीडी आता है फंड रेज करने और सरप्लस वाला आता है इन्वेस्ट करने। हो गया। फाइनेंशियल पार्टिसिपेंट का मतलब होता है ऐसे लोग जो लोग यहां पर अपना पैसा लेने और देने आए हैं।
एक नीडी और दूसरा सरप्लस, यही लोग कहलाते हैं यहां पर पार्टिसिपेंट्स कहलाते हैं। पार्टिसिपेंट का मतलब जो मार्केट में आकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पार्टिसिपेट कौन कर रहा होगा? इशुअर और इन्वेस्टर। इशुअर आया है फंड रेज करने, इन्वेस्टर आया है पैसे इन्वेस्ट करने। तो एक तो हो जाएगा मार्केट जहां दोनों आकर मिले, वो जो दो लोग मिल रहे हैं वो कहलाएंगे पार्टिसिपेंट्स कहलाएंगे। एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है जब इस मार्केट में उतरोगे तो कुछ तो खरीदोगे, पैसे दिए हैं तो बदले में कुछ तो मिलना चाहिए। तो जो चीज आपको पैसों के बदले में इशुअर दे रहा है हम उसको बोलते हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जब मार्केट में कोई सामान खरीदने जाते हो तो एक ही सामान की बहुत सारी वैरायटीज हो सकती हैं क्या? है ना। और अगर आप कंज्यूमर हो तो जब तक बहुत सारे ऑप्शंस नहीं होंगे हमको भी खरीदने में मजा। एक टीवी भी खरीदनी हो ना तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, फिर हम उन सब में कंपेयर करते हैं कि हमारे लिए बेस्ट सूटेड क्या है, फिर जो हमको पसंद होगा हम वही खरीदेंगे। सिमिलरली जब आप मार्केट में इन्वेस्ट करने जाते हो ना तो मार्केट में आपको प्रोडक्ट बहुत सारे मिल जाएंगे। हर प्रोडक्ट के फीचर्स हैं अलग अलग। जैसे कि अगर आपकी इच्छा हो तो आप खरीद लो इक्विटी, अगर आपको इक्विटी पसंद नहीं आ रहा है तो आप खरीद सकते हो डिबेंचर्स। ऐसे ही मार्केट में और कई कई तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। इतने तरह के प्रोडक्ट्स रखने का पर्पस यही है कि कोई इन्वेस्टर आकर नाराज वापस ना चला जाए, क्योंकि ये गया तो इसका सरप्लस भी तो गया। हमको तो चाहिए कि ये एक बार आए तो हम इसको फंसा ले, तो फंसा ले तो हमें इसको बहुत सारे प्रोडक्ट्स देना, तो पर उसको इक्विटी पसंद नहीं आ रहा तो और बहुत सारे ऑप्शंस है ना, वापस तो मत जा, कुछ तो खरीद ले। यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। ये सब के सब कहलाते हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट के फीचर्स होते हैं अलग अलग। हर प्रोडक्ट में इन्वेस्टर को राइट्स एंड ड्यूटीज मिलती हैं अलग अलग। आ गया समझ में? बताओ फाइनेंशियल सिस्टम के कितने हिस्से हैं? 3। पहला मार्केट, दूसरा पार्टिसिपेंट्स और तीसरा, ठीक है। इस चैप्टर में फिलहाल हमको इन दो के बारे में चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि इसके ऊपर तो एक पूरा का पूरा चैप्टर है। और ये वाला जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट का हिस्सा है ना वो इसी फर्स्ट चैप्टर का ही हिस्सा है, पर उसको अभी नहीं पढ़ने वाले, इसको हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा आगे जाने के बाद, क्योंकि वो बहुत एडवांस लेवल की चीज है। जब तक बेसिक्स नहीं पता है तब तक इनको समझ पाना पॉसिबल। कभी नाम सुना है? आईडीआर, वारंट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट? नहीं सुना ना? सुने हुए हैं, पर अभी इनके फीचर्स बहुत ज्यादा डिटेल में पता नहीं होंगे। ये तब तक पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता जब तक हम लोग बेसिक चैप्टर्स नहीं पढ़ लेते। तो हम लोग पलट के आएंगे फर्स्ट चैप्टर पर और ये बचा हुआ हिस्सा तब पढ़ेंगे जब सही समय आएगा। पार्टिसिपेंट्स इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका एक पूरा का पूरा अगला चैप्टर है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ओनली अबाउट, ये आगे कभी भी मिलने वाला नहीं, यही आएगा यही खत्म हो जाएगा, ठीक है। शुरू हो जाओ। फाइनेंशियल सिस्टम की डेफिनेशन बोल पाओगे क्या? मैं तुम लोगों का आज बहुत ज्यादा नहीं आगे लेकर जा रही हूँ, सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट का एक हिस्सा बता दूंगी, ठीक है। सिस्टम की डेफिनेशन बोल पाओगे क्या बिना देखे? बंद कर। फाइनेंशियल सिस्टम की डेफिनेशन बिना देखे बोलना है, मैंने स्क्रीन पे से भी हटा दी है। फाइनेंशियल सिस्टम इज अ set of institutional arrangement through which financial surpluses are transferred। पहले ट्रांसफर्ड आएगा ना, पहले मोबिलाइज्ड आएगा। फाइनेंशियल surpluses are mobilized from units generating surplus income and transferring them to those in need of them। तो इसको क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल सिस्टम के कितने हिस्से हैं? 3। हवा में डायग्राम बना सकते हो? ये लिखा है फाइनेंशियल सिस्टम, निकालो कितने हाथ निकालने हैं? 3 निकाल दिए, ये निकल गए 3 हाथ। पहले पे लिखना है फाइनेंशियल मार्केट, दूसरे पर लिखना है पार्टिसिपेंट और तीसरे पर लिखना है, ये पार्टिसिपेंट कौन होते हैं? वो जो 2 लोग यहाँ आ रहे हैं मार्केट में, ये सब कहलाएंगे पार्टिसिपेंट्स। तो प्रोडक्ट क्या होता है?
सिक्योरिटीज जो इस मार्केट में बिक रही है वो प्रोडक्ट कहलाएंगी। एक ही तरह की तो होती है इक्विटी। इतनी सारी वैरायटी क्यों दे रहे हो? हाँ, एक इन्वेस्टर की चॉइस, सबकी चॉइस अलग अलग हो सकती है, तो हमको वैरायटी देनी तो, वरना ये पैसे देगा। ठीक है। और फाइनेंशियल मार्केट, मार्केट तो वो जगह होती है ना, कौन कौन मिल रहा है, सेलर और बायर, तो यहाँ पे कुछ सेल थोड़ी ना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कौन तो सेल करने आया होगा, तो फिर बाय कौन कर रहा है? बाय करने के लिए पैसा चाहिए होता है, उसके पास कहां से आया? सरप्लस है, तो ईश्वर क्या गरीब टाइप का था? उसके पास पैसे है, बेचारे को पैसे चाहिए थे, तो हम मदद करेंगे, पर बदले में आपको देना पड़ेगा कोई ना कोई प्रोडक्ट, कोई ना कोई। फाइनेंशियल मार्केट के आगे बताए गए हैं दो हिस्से होते हैं, एक होता है कैपिटल मार्केट और एक होता है मनी मार्केट। इस सब्जेक्ट का नाम क्या था? कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ। देखो ये नाम मिल गया। फाइनेंशियल मार्केट के दो हिस्से, एक होता है कैपिटल मार्केट और एक होता है, अच्छा कैपिटल और मनी ये दोनों अलग अलग चीजें हैं क्या? होंगी, तभी दो अलग अलग नाम लिखे हैं। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी और मनी का मतलब होता है पैसा। पैसा जो होता है ना वो शॉर्ट टर्म है और पूंजी जो होता है ना वो लॉन्ग टर्म है। बस इनके नाम इसीलिए रखे गए हैं इस तरह के। दो हिस्से होते हैं फाइनेंशियल मार्केट के, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। मार्केट में जब कोई इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करने आता है, माना उसके पास सरप्लस है, बट हर इन्वेस्टर की जरूरतें अलग अलग है। कुछ इन्वेस्टर्स आते हैं ये कहकर कि हम पैसा इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, बट हमको पैसा कम समय के लिए इन्वेस्ट करना है। अगर आपको अपना पैसा शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो हम आपको ऑप्शन देंगे, शॉर्ट टर्म में आ जाओ फिर इन्वेस्ट करने के लिए मनी मार्केट में। दूसरी तरफ एक ऐसा इन्वेस्टर जो कहता है कि मुझे पैसे की कोई जल्दी नहीं है, मैं तो इन्वेस्ट करना चाहता हूं लंबे समय के लिए ताकि रिटर्न भी मिलेगा ज्यादा, तो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए हमने बनाया है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट इज अ लॉन्ग टर्म मार्केट। कैपिटल मार्केट इज अ लॉन्ग टर्म मार्केट बोले तो ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला मार्केट है। यहां एक बार पैसा इन्वेस्ट हुआ तो आपको आपका पैसा बहुत जल्दी वापस मिलने वाला नहीं। अगर यहां कंपनी ने कहा है 15 साल का डिबेंचर इशू कर रहे हैं, कितने साल का? फिर से बोलो, कितने साल का? 15 साल का डिबेंचर कंपनी ने इशू किया, तो इसका मतलब ये बात पक्की है कि आपको आपका पैसा वापस मिलेगा, बट किसी भी हालत में 15 साल के पहले तो नहीं मिलेगा। अगर आप में हिम्मत है 15 साल रुकने की तो आप आ जाओ इन कैपिटल मार्केट। लेकिन अगर आपको अपना पैसा तुरंत वापस चाहिए, तुरंत का मतलब जैसे आपको केवल 5-6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो कैपिटल में मत चले जाना, क्योंकि यहां तो 15 साल पहले पैसे वापस मिलने वाले भी नहीं है। ऐसे इन्वेस्टर्स को हम भेजते हैं मनी मार्केट में। मनी मार्केट इज अ शॉर्ट टर्म मार्केट, कैपिटल मार्केट इज अ, आ गया समझ में? कैपिटल मार्केट कितना लॉन्ग होगा इसका कोई टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है। ये 5 साल, 10 साल, 15 साल, इनफैक्ट कई बार तो कैपिटल मार्केट में ऐसी सिक्योरिटीज इशू की जाती है जिनका रिडम्पशन का कोई समय भी डिसाइडेड नहीं है। कभी नाम सुना है इक्विटी शेयर्स? इक्विटी शेयर्स के फीचर्स कुछ पता है? इक्विटी शेयर्स ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कंपनी ने अगर इशू किया है और अगर किसी इन्वेस्टर ने खरीद लिया तो अब उसको इन इक्विटी शेयर्स पे दिया हुआ पैसा तब वापस मिलेगा जब ये कंपनी हो जाएगी वाइंड अप, हो जाएगी वाइंड अप हो जाएगी। इसका मतलब जब ये कंपनी होगी बंद, और कंपनी कब बंद होगी इसका कोई समय सीमा पहले से डिसाइडेड। तो क्या कोई कंपनी 100 साल तक चल सकती है, 200 साल तक चल सकती है? नहीं, इतनी लंबी लंबी कंपनीज होती हैं क्या? तो चलो एक काम करते हैं। एक व्यक्ति है शर्मा जी, कौन है? इन्होंने ए लिमिटेड के शेयर्स खरीद लिए हैं, इक्विटी शेयर्स खरीद लिए हैं। क्या खरीद लिए हैं? है ना, ज्यादा के नहीं खरीदे थे, इन्होंने केवल 10 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे हैं। ठीक है, ये शेयर्स के बदले में इनको पैसा वापस कब मिलेगा?
हाँ, जब ये कंपनी होगी वाइंड अप, कौन सी कंपनी? ए लिमिटेड वाइंड अप होगी तभी पैसा मिलेगा। उसके पहले कंपनी को ये मांगेंगे भी तो भी कंपनी पैसा रीपे करने के लिए लाइबल। ये कंपनी बंद ही नहीं हो रही है, 200 साल हो गए हैं। शर्मा जी इस बीच में 2 बार वाइंड अप हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनको उनका पैसा मिलने वाला। अगर एक इन्वेस्टर मर भी गया ना तो उसके लीगल एयर को शेयर्स ट्रांसफर कर देंगे, वो भी मर गया तो उसके लीगल एयर को दे देंगे, लेकिन ये पैसा कंपनी तब तक लौटाएगी नहीं जब तक ये कंपनी खुद वाइंड अप। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म क्यों बोल रहे हो? लॉन्ग टर्म ही तो है। यहां तो पैसा कब वापस आएगा उसका ड्यूरेशन भी पहले से पता नहीं है। कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो लॉन्ग टर्म मार्केट होता है। ये कितना लॉन्ग जाएगा इसका कोई टर्म पहले से डिसाइडेड नहीं है। कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी का नाम है सेबी। कैपिटल मार्केट को अथॉरिटी जो रेगुलेट करती है उसका नाम है सेबी। ये है कैपिटल मार्केट के फीचर्स। बोलो, कैपिटल मार्केट इज अ लॉन्ग टर्म मार्केट। कितना लॉन्ग? एनी टर्म मतलब 15 साल का भी हो सकता है, 12, 15, 20, 25, यहां तक कि कोई अनस्पेसिफाइड पीरियड के लिए भी हो सकता है। तो ये तो बहुत लॉन्ग हो गया। हाँ, तो यहां एक बारी पैसे गए तो तुरंत वापस मिलने वाले कभी तो मिलेंगे, और जब मिलेंगे अच्छे खासे रिटर्न के साथ मिलेंगे, बट जल्दी वापस मिलने वाले नहीं है। इस तरह के मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? सेबी। हो गए 3 पॉइंट्स क्लियर है। मनी मार्केट पर जाओ। दूसरी तरफ है मनी मार्केट। इसे कहा जाता है शॉर्ट टर्म मार्केट। कैसा? यहां जब भी कोई सिक्योरिटीज इशू होंगी आप उसमें इन्वेस्ट करो, आपको आपका पैसा बहुत जल्दी वापस मिल जाएगा। आपको लंबे समय तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मनी मार्केट का तो ड्यूरेशन भी प्रिस्क्राइब्ड है। मनी मार्केट होता है मैक्सिमम फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। मैक्सिमम फॉर अ पीरियड ऑफ, इसका मतलब यहां पर जो भी सिक्योरिटीज इशू की जाती है इनका ड्यूरेशन होता ही है मैक्सिमम 1 साल। बहुत छोटा नहीं हो गया? हाँ, तो मार्केट का नाम क्या है? मनी मार्केट है ये, शॉर्ट टर्म मार्केट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने मनी मार्केट की कोई भी सिक्योरिटी खरीदी आज, तो पक्की बात है कि 1 साल के अंदर अंदर आपको आपका पैसा वापस मिल जाता है अलोंग विथ रिटर्न। आ गया समझ में? मुझे नहीं आया। कितने साल का है ये? जुबान संभाल के बोलना है। हाँ, कितने साल का है? मैक्सिमम 1 ईयर। मैक्सिमम लगाना जरूरी है। तो क्या ये 1 साल से ज्यादा का नहीं होता? 1 साल से कम का? सोच समझ के बोलो। 1 साल से कम का होगा चलेगा? उससे ज्यादा का होगा? पक्का? 5 दिन का चलेगा? 10 दिन का? 15 दिन? 4 महीने? 8 महीने? 16 महीने? क्यों? 1 साल से ज्यादा का तो किसी हालत में भी होने वाला नहीं है। और कैपिटल मार्केट मनी मार्केट को रेगुलेट करने का काम करती है आरबीआई। सेबी यहां घुसेगा नहीं, इस मार्केट को रेगुलेट करता है आरबीआई। हालांकि क्योंकि आजकल मनी मार्केट में भी कंपनीज आ रही है मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स लेकर, तो अगर कोई कंपनी आती है ना तो उसके पीछे पीछे फिर रेगुलेट करने आ जाता है सेबी। बट फिर भी मनी मार्केट में डोमिनेंट अथॉरिटी तो हमेशा रहेगा आरबीआई, हमेशा रहेगा। हो गया? मतलब कैपिटल मार्केट में और मनी मार्केट में कोई डिफरेंस? दोनों में डिफरेंस है? नहीं है। कैपिटल मार्केट फाइनेंशियल मार्केट का हिस्सा है, तो मनी मार्केट, हाँ तो मैं तो बोल रही हूं दोनों में कोई अंतर है। अरे एकदम से मत उछल, मेरे को तो आने दो वहां तक। दोनों में अंतर है। कैपिटल मार्केट में इशूअर होगा, इन्वेस्टर होगा। मनी मार्केट में मैंने तो बोला दोनों में कोई अंतर। अभी भी दिख रहा है तुमको? कैपिटल मार्केट में तो ना सिक्योरिटीज इशू होती है, मनी मार्केट में तो मैं तो बोल रही हूं दोनों में कोई अंतर। अभी भी दिख रहा है? कैपिटल मार्केट तो लॉन्ग टर्म होता है। अच्छा, तो अंतर है। उसको कौन रेगुलेट करता है? कैपिटल मार्केट को। और इसको मतलब मैंने किसकी तरफ इशारा किया? मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? कौन सा? शॉर्ट टर्म है। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म है और कैपिटल मार्केट
कितना लॉन्ग, एनी टर्म, कोई टाइम डिसाइडेड नहीं है, तो उसका भी कोई टाइम डिसाइडेड है, उसका है मैक्सिमम 1 साल से ज्यादा ड्यूरेशन वाली सिक्योरिटीज यहां आने वाली, पक्की बात है ना। रिवाइज तो मैं कल करवाऊंगी तुमको, अभी बस एक क्वेश्चन का जवाब दो। कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है, एक व्यक्ति है शर्मा जी, शर्मा जी के पास पूरे 2 लाख रुपए की सेविंग है, कितने की, हो गया, बस एक एग्जांपल देके छोड़ रही हूं। कोई है क्या, तुम्हारी एक और क्लास है क्या, कौन सी, एफएम की क्लास है, तो फिर तो छोड़ना, मुझे लगा सर वाली क्लास है, छोड़ो फिर तो, ये हम लोग कल ही एग्जाम्पल लेंगे। अच्छा एक काम करके आओगे, जितना मैंने आज पढ़ा दिया है सिर्फ इतना, आगे का मत करना, सिर्फ इतना आप लोगों को आज रिवाइज करके आना है। कल मैं रिवाइज करवाऊंगी, पहले फाइनेंशियल सिस्टम की डेफिनेशन, फिर डायग्राम तुम लोग बनवाओगे, डायग्राम के अंदर की डिटेल्स मत करना, सिर्फ 3 हेडिंग्स, और कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, जितना आज पढ़ा है उतना हो पाएगा, ठीक है।